आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे भाव तोरसेकर, अनुपम मिश्रा, कर्नल अजय रैना, सुशील कुलकर्णी, अभिजीत चावड़ा, विवेक अग्निहोत्री, नीरज अत्री, विष्णु शंकर जैन, आनंद रंगनाथन और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज एक बार पुनः हमारे साथ हैं नेहा दास जी, जिनसे हम बात करेंगे और बात करेंगे विशेषकर से जो इस समय चर्चाएं चल रही हैं और जिस प्रकार से समाज में विभाजन हो रहा है, समाज के विभाजन के जो कुछ मुख्य कारण हैं, और वो मेरा मानना है कि वो कृत्रिम कारण है, वो ऊपर से थोपे हुए कारण है। वरना ये जो समाज की समरसता जिसके लिए तरह तरह की बातें हो रही हैं, कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ये तो लगातार बढ़ ही रही थी। अब एक केस कल था MP रिजर्वेशन वाला, MP में 73% रिजर्वेशन कर दिया गया है। तो न्यादास जी से पूछूंगा कि ये जो रिजर्वेशन जहाँ भी बढ़ाए गए हैं, वो चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, सभी जगह रोक लगा दी गई है। और जो आपके इंदिरा साहनी में जो लिमिट दी हुई है, जो सीमा 50% की, वो उसको लांघने से पूरी तरह से बार किया हुआ है। तो थोड़ा सा आप ये जो केसेस हैं जरा इनकी हिस्ट्री बताएंगी क्या? क्योंकि इन्हीं के कारण जो है, और इनकी कोई आवश्यकता वैसे है नहीं, क्योंकि मैंने तो 35 वर्ष नौकरी की है और मैंने देखा कि भाई एक बार वो दे दिया गया था जब वो 50% का, तो शुरू में जो भी झगड़ा हुआ था थोड़ा बहुत OBC रिजर्वेशन का, थिंग्स हैड सेटल डाउन, पूरी तरह से सेटल डाउन हो गई थी। उसके बाद अचानक जो है वो लोगों में ये शौक जागा कि साहब इसको और बढ़ाते जाओ और बढ़ाते जाओ। जी, तो थोड़ा एक समराइज करें कि ये जो स्थितियां हैं ये कहाँ तक जा रही हैं, कहाँ से आई हैं? जी संजय जी, इसमें क्या हुआ है कि जो SC ST को जो रिजर्वेशन मिलता है दैट इज पॉपुलेशन प्रोपोर्शनेट। तो क्या होता है कि कई राज्यों में इनको जो SC ST जो रिजर्वेशन है वो सेंट्रल लेवल से ऊंचा मतलब ज्यादा दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मध्य प्रदेश में भी देखेंगे तो वहां पे SC का रिजर्वेशन जो है वो 16% है और ST का 20% है। तो ये टोटल होके हो जाता है 36%। तो अब उससे क्या हुआ है कि चूंकि लिमिट 50% की है तो आपको उसी में एडजस्ट करना है। और SC ST को चूंकि प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन दिया जा रहा है हर जगह पे, तो जब ये SC ST का बढ़ता है वैसे तो वैसे ऐसी ऑब्वियसली कोई मैंडेट नहीं है कि उनको प्रोपोर्शनेट हाँ ही दिया जाए। करेक्ट, उनको प्रोपोर्शनेट मिलने का ऐसा कोई मैंडेट नहीं है, ना ही ये कहीं लिखा हुआ है कि उनको प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन मिलेगा। आर्टिकल 16(4) जो है दैट इज ओनली टॉकिंग अबाउट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, नॉट प्रोपोर्शनेट, बट उनको फिर भी प्रोपोर्शनेट करके दे दिया गया है। तो अब क्या होता है कि एडिक्वेट इज नॉट प्रोपोर्शनेट, ये तो एक बड़ी इंदिरा साहनी सीधी और में बोला गया था। सिंपल सी बात है। तो अब क्या हुआ है कि चूंकि उनको बढ़ा दिया गया है हर जगह पे, तो जहां जहां उनका बढ़ा है वहां पे OBC का उस वजह से कम है। तो इवन मध्य प्रदेश में जो केस हुआ है वहां पे OBC को 14% मिल रहा है। और अभी उनकी डिमांड है कि उनको 27% मिले, जो कि सेंट्रल लेवल पे 27 मिल रहा है। बट अब कोई ये नहीं बताएगा कि चूंकि SC ST को सेंट्रल लेवल पे 22.5 मिल रहा है, तो हेलो हाँ, तो 22.5 मिल रहा है, तो इस वजह से उनको उनका उनका अगर बढ़ाओगे तो आपका तो कम होगा ही। तो ये चीज कोई मतलब आपस में आप लोग सेटल करो कि किसको कितना मिलना है, वो नहीं करके ये लोग क्या करते हैं कि जो बची कुची ओपन सीट्स है उसके अंदर वो लोग चाहते हैं कि उससे सीट निकाल के हमको दे दी जाए।
तो होता क्या है कि जो ओपन सीट्स है वो तो वैसे भी उसमें भी उनकी दावेदारी होती है, मतलब SC ST OBC तो अपनी सीट्स जो रिजर्व सीट्स है वो भी लेते हैं, साथ में ओपन सीट्स में भी compete करते हैं, तो उनको तो अपनी सीट्स भी चाहिए और ओपन सीट्स भी चाहिए। तो जो ओपन सीट्स हैं, मेरिट वाली सीट्स है, वो बहुत कम रह जा रही हैं, और उस वजह से जो होता है जनरल कैटेगरी को तो बेचारे वो ओपन सीट्स में ही सिमटे हुए हैं, तो उनके लिए एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल अन्याय हो रहा है, क्योंकि 50% तो ऑलरेडी उन्होंने अपना हक छोड़ रखा है, बट बाकी 50% में भी वो compete कर रहे हैं बाकी लोगों के साथ, तो वो भी अब कम कर करके जैसे मध्य प्रदेश में 27% पे ले आए हैं ओपन सीट को। तो अब इस तरह से अगर करेंगे तो फिर तो कोई भी बोलेगा ना कि भाई हमने 50% तो ऑलरेडी छोड़ दिया, बट आप बाकी भी मतलब जो हमारी अपॉर्चुनिटी है वही आप ले लोगे, तो एक तरह से एकदम फंडामेंटल राइट जो है उस पे आप मतलब प्रहार कर रहे हो। तो ये तो हुआ मध्य प्रदेश का। ऐसे ही महाराष्ट्र में क्या हुआ है कि मराठा जैसे कि यहाँ पे होता है कि आप लोग हल्ला जितना मचाएंगे, हंगामा मचाएंगे, तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, जैसे जाटों को मिला था, गुर्जर को मिला था, तो ऐसे ही मराठा रिजर्वेशन भी है, तो वहां भी उन्होंने हंगामा मचाया, जबकि उसको सुप्रीम कोर्ट 2 बार रिजेक्ट कर चुकी है, ये बोल के कि मराठाज आर नॉट बैकवर्ड। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये डेटा दिया है कि ऑलमोस्ट 50 to 70% ऑफ द रिसोर्सेज एंड द जॉब्स एवरीथिंग वहां पे मराठाओं के पास है, तो उनको बैकवर्ड नहीं माना जा सकता। लेकिन अब पॉलिटिकल कंपल्शन है या व्हाटएवर, उसके लिए ये लोग बार बार एक्स्ट्रा 10% उनको मराठा रिजर्वेशन बोल के ये लेके आए हैं, तो उससे भी वहां पे ब्रीच हो गया है लिमिट। सिमिलरली इन छत्तीसगढ़ ऑल्सो दे से कि इट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। इंदिरा साहनी ने बोला था कि 50% लिमिट लगानी है अनलेस देयर इज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, तो इन्होंने वही लॉजिक लगा के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह पे ये बोल रहे हैं कि हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, तो वहाँ छत्तीसगढ़ में भी 68% ये लोग कर रहे हैं। तो इसी तरह से ना बिहार में भी जो था लास्ट टाइम उन्होंने बढ़ा दिया था 65 कास्ट वाला, EWS मिला के 75, तो अगेन इट वेंट टू कोर्ट एंड कोर्ट ने इसको फिर रोक दिया, हाई कोर्ट ने। तो क्या हो रहा है कि जितनी आबादी उतना हक वाला जो नैरेटिव है वो चले जा रहा है, और लोग अपना वोट पावर दिखा के कि हम आपको वोट नहीं देंगे, और पॉलिटिशियंस जो है वो वोट लेने के चक्कर में लिमिट ब्रीच करते जा रहे हैं। और बड़े कमाल की बात यह है कि कोर्ट बार बार रिजेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल इवन इन महाराष्ट्र कोर्ट ने 2-3 बार रिजेक्ट किया है, हाई कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने, ये भेजते रहते हैं वापस, फिर ये वापस लेके आ जाते हैं। तो मतलब ये एक बार रिजेक्ट होने से कुछ नहीं होता। इवन MP केस में भी जो है ये कम से कम 4 बार स्टे लग चुका है इनको, लेकिन फिर भी ये पहुंच जाते हैं कि भाई बढ़ा दो। तो आई डोंट नो, मतलब वोट बैंक के चक्कर में हो रहा है सारा कुछ। छत्तीसगढ़ का क्या मैटर था? छत्तीसगढ़ में भी क्योंकि वहां पे क्या है कि जैसे कि SC ST की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उस हिसाब से इट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, और रिप्रेजेंटेशन कम है ये बोल के उन्होंने डाला था। तो एक्चुअली जो महाजन कमीशन रिपोर्ट जो बहुत न्यूज में थी वो तब बनी थी 1983 में, उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ साथ में थे, तो वहां भी महाजन कमीशन रिपोर्ट सबमिट हुई थी, और वहां के कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, ये बोल के कि 1983 की रिपोर्ट है, ये हम नहीं मानते, 40 साल की पुरानी रिपोर्ट। तो इवन मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने भी महाजन रिपोर्ट को यही बोल के रिजेक्ट किया था पहले कि ये 40 साल पुरानी रिपोर्ट है, इसको हम नहीं मानते। तो सेम चीज छत्तीसगढ़ में भी 68% का केस है, और ये दोनों को क्लब किया जा रहा है एक साथ, बिकॉज कुछ रिपोर्ट्स जो पहले बनी होंगी बैकवर्ड कमीशन की वो उस समय बनी होंगी जबकि ये दोनों स्टेट्स कंबाइन थे, तो इसीलिए ये हमेशा साथ में सुने जाते हैं। तो अभी फिलहाल मध्य प्रदेश वाला तो वापस हाई कोर्ट भेज दिया गया है, और छत्तीसगढ़ की सुनवाई जो है वो 18 मार्च को बोला गया है, उस दिन होगा। तो छत्तीसगढ़ और इनको अलग अलग इसलिए किया गया है क्योंकि छत्तीसगढ़ में फाइनल ऑर्डर हुआ था। वहाँ जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया वो दैट वाज द फाइनल ऑर्डर, फाइनली डिसमिस हुआ था, और यहाँ पे अभी फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ है, ये इंटरिम ऑर्डर के ही अगेंस्ट चले गए थे। ये तो मतलब बहुत दिनों से ये लोग सुप्रीम कोर्ट जा जाके दे आर आस्किंग टू लिफ्ट द स्टे, क्योंकि हाई कोर्ट ने स्टे लगाई हुई है ना वहाँ पे, जो इनका 87 और 13 का फॉर्मूला चल रहा है। तो चूंकि इनको अपना OBC का रिजर्वेशन जो देना है, तो इन्होंने क्या किया है कि जो रिजल्ट्स आते हैं उसका 87% तो ये लोग डिक्लेयर कर देते हैं और जॉब दे देते हैं, 13% होल्ड में डाल देते हैं, और वो 13% 2 लिस्ट बनती है, एक जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ और एक बनती है OBC लोगों के साथ।
तो अब ये 13% में उन्होंने होल्ड पे रख दिया है ऑलमोस्ट 2019 से, समझ लीजिए 5 साल से ऊपर लोग एग्जाम दे के बैठे हैं, उनको जॉब नहीं लग रही है। तो ये स्टे जो लगा हुआ है उसी पे लगा हुआ है कि मतलब बिकॉज जब तक फाइनल नहीं होगा कि कितना रिजर्वेशन है वो नहीं दे सकते उतना, तो इसीलिए 13% परमानेंटली होल्ड पे है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि होल्ड हटा दो और हमको ओबीसी रिजर्वेशन वाला जो सीट है वो प्रोविजनल वो डालने दो ताकि हम लोगों को जॉब दे सके। तो एक बार वो होल्ड हट गया तो फिर मतलब रिजर्वेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड बेसिकली। उसके बाद तो फिर वो फाइनल डिसीजन ही नहीं होने देंगे। इसीलिए ऐसा ही होता है। तो ये तो दिस इज एक्चुअली रेस टू द बॉटम। और इसमें भी मैं ये देख रहा हूँ कि जो इंदिरा साहनी का जो ओरिजिनल जजमेंट था और जिसमें बहुत सारे एरियाज एग्जेम्प्ट थे, वहाँ भी रिजर्वेशन को यूज किया जा रहा है। दैट इज इंदिरा साहनी इज आल्सो बीइंग वायलेटेड। इंदिरा साहनी ने तो प्रमोशन में रिजर्वेशन मना कर दिया था सीधा। तो बट वो तो उसके बाद जो आए थे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, तो नागराज केस एंड देन लक्ष्मी नारायण जर्नैल सिंह केस, तो वो सारे में उन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन डाल दिया है। तो इंदिरा साहनी ने बोला था प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन इज नॉट एडिक्वेट, मतलब एडिक्वेट इज नॉट प्रोपोर्शनेट बिकॉज आर्टिकल 16(4) में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है कि उन्हीं को दे सकते हैं जिनका मतलब रिप्रेजेंटेशन इज नॉट एडिक्वेट। और वो एडिक्वेट क्या होता है वो आज तक डिफाइन हुआ नहीं है। तो सबसे पहले तो हमको ये पूछना चाहिए कोर्ट में कि व्हाट डू यू मीन बाय एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। और इन्होंने प्रोपोर्शनेट मान लिया है और हर जगह पे प्रोपोर्शनेट का जो मतलब चल रहा है। SC ST का भी जो रिजर्वेशन है प्रोपोर्शनेट चल रहा है, जबकि वो होना नहीं चाहिए क्योंकि वो कहीं भी लिखा नहीं हुआ है कि प्रोपोर्शनेट उनको मिलना है इन जॉब्स एंड इन एजुकेशन। तो ये चीज भी आई थिंक किसी ने चैलेंज नहीं की अभी तक कि ये प्रोपोर्शनेट क्यों मिल रहा है इनको, बिकॉज एडुकेट की बात हुई है, प्रोपोर्शनेट की बात नहीं हुई है। और अभी भी जो रिपोर्ट्स सबमिट हुई हैं, इवन जो मध्य प्रदेश में जो इन्होंने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसमें बार बार लिखा हुआ है, कल मैं पढ़ रही थी उसमें आई थिंक कम से कम 25 से 30 बार या आई थिंक उससे भी ज्यादा बार लिखा हुआ है कि गिव देम प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। ओबीसी की संख्या इतनी है इसलिए इनको प्रोपोर्शनेट मिलना चाहिए, ओबीसी की संख्या इतनी है इसलिए इनको यहाँ पे हॉस्टल में, इनको जॉब्स में, इनको एजुकेशन में, हर जगह प्रोपोर्शनेट मिलना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट ही कहाँ से आया है मुझे नहीं समझ आ रहा, क्योंकि प्रोपोर्शनेट की तो बात ही नहीं हुई थी कभी भी। और संविधान सभा, जब संविधान समिति जो थी इनकी फंडामेंटल राइट और माइनॉरिटी कमेटी, तो उसमें भी इन्होंने 2-3 बार कुछ लोगों ने प्रोपोर्शनेट का प्रपोजल डाला था जो रिजेक्ट हो गया था। तो जो संविधान बनाने वाले हैं उन्होंने भी कभी प्रोपोर्शनेट की बात नहीं सोची थी और नहीं बोला था। तो ये तो पॉलिटिक्स के चक्कर में इन्होंने सब प्रोपोर्शनेट कर दिया है, जितनी आबादी उतना हक वाला। मतलब बेसिकली ये है कि आप जनसंख्या बढ़ाते रहो तो आपको नौकरी मिल जानी चाहिए, मतलब पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है, यही समझ आ रहा है। अब यही प्रूफ करने में लगे हुए हैं जी, क्योंकि राहुल गांधी ने तो अभी परसों स्टेटमेंट दे ही दिया कि मेरिट जो है कि एक ये अपर कास्ट आइडिया है, ये लेफ्टिस्ट आइडिया है। और दिस इज आई डोंट नो कमिंग फ्रॉम वेस्ट कि मेरिट का कोई वैल्यू नहीं है। आई मीन अगर मेरिट की कोई वैल्यू नहीं है तो आप एग्जाम्स ले क्यों रहे हो? आप लॉटरी निकालो और दे दो सबको सीट्स, सिंपल बात है ना। मतलब एग्जाम ही नहीं लेना फिर तो। मेरिट आप क्या देखते हो एग्जाम में? मेरिट ही तो देखते हो। अगर एग्जाम के रिजल्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है और 90% को रिजेक्ट करके आप 40% वालों को ले रहे हो, तो देन व्हाट इज द पॉइंट इन टेकिंग एग्जाम्स? आप सीधा लॉटरी करो और दे दो सीट्स। वैसे रोहिणी कमीशन वाज अ गुड आइडिया, लेकिन वो भी जो है वो पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ गया और इट इज नाउ रिपोर्ट इज सबमिटेड, लेकिन रिपोर्ट का अभी तक ओपन नहीं की गई है। वही सबसे बड़ी बात है, बिकॉज आई थिंक मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि कुछ हर एक कैटेगरीज में कुछ डोमिनेंट ग्रुप्स आ गए हैं और दे हैव गॉट लाइक इनफ, मोर देन इनफ रिप्रेजेंटेशन एंड दे आर सोशली डोमिनेंट। तो इन्होंने क्या किया है कि पूरा का पूरा जो नैरेटिव भी हाईजैक कर लिया है और जितने भी उसके फायदे होते हैं रिजर्वेशन के या और पॉलिसीज के, तो वो सारा भी इनके ही पास सबसे ज्यादा जाता है। तो चूंकि नैरेटिव इनके कंट्रोल में है तो दे आर ट्राइंग टू प्रूव कि भाई हमारे पास रिप्रेजेंटेशन, मतलब वो एज अ ओबीसी ग्रुप बात करते हैं। तो इसलिए वो कभी भी नहीं चाहते कि सब कैटेगराइजेशन हो। अगर आप देखेंगे तो सब कैटेगराइजेशन का सबसे ज्यादा विरोध जो होता है
ये लोग खुद ही करने लगते हैं। मतलब जो डोमिनेंट ग्रुप्स हैं इन कैटेगरीज में, इन SC ST OBC में जो डोमिनेंट कास्ट हैं, वो हमेशा आ जाती हैं बोलने के लिए कि नहीं नहीं तुम हमको बांट रहे हो, तुम सब कैटेगराइजेशन कर रहे हो, तुम हमको तोड़ना चाहते हो। और यही लोग ना बाकी लोगों का ब्रेन वॉश भी करते हैं कि उनको पता है कि अगर ये सब कैटेगराइजेशन आ गया तो सबसे पहले तो उनका ही मतलब वो लोग निकल जाएंगे बाहर। तो इसीलिए वो लोग उनका इसको पत्ता oppose कटेगा करते हैं। सबसे पहले। पत्ता कटेगा। आई थिंक वी हैव टू इवन चैलेंज इन कोर्ट सेइंग दैट जो रिप्रेजेंटेशन की बात है एडिक्वेट का, वो आप डिफाइन करिए और जो भी एडिक्वेट में नहीं आते हैं फिट उन सबको बाहर निकालिए। तो इससे तो कम से कम आपके डोमिनेंट ग्रुप जितने भी हैं डेटा से सब बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि वी हैव इनफ डेटा टू शो दैट दे आर ओवर रिप्रेजेंटेड। तो इवन बिहार में जो सर्वे हुआ था इनका, जो भी फर्जी सर्वे था या आई डोंट नो क्या सर्वे था, बट उसमें भी ये डेटा निकल के आया कि दे आर 4-5 कास्ट हु आर ओवर रिप्रेजेंटेड। तो इनको बाहर यस निकाल यस, देना। यादव आई बिलीव आर 21% और उनकी पॉपुलेशन जो है वो 13%। Yadav were 14.17 and Kurmi and Kushwaha and Banya, these four were like and one Muslim caste also, they were overrepresented. तो इन सबको निकालना चाहिए बाहर because they are not fitting the criteria of Article 16(4) and Article 16(4) में backwardness की भी criteria है। तो but these people are if you see the data, इनके पास मतलब इन्होंने जमीन का डेटा निकाला ही नहीं। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इन्होंने बिहार में जो सर्वे किया था वहां पे 17 क्वेश्चंस पूछे थे, बट 15 का ही डेटा रिलीज किया, बाकी 2 क्वेश्चंस का नहीं किया, जिसमें से एक जमीन का डेटा था और एक आई थिंक घर का या कुछ उसका डेटा था, क्योंकि इससे पता चल जाता कि किसके पास कितनी जमीन है। बट इन्होंने गलती क्या की कि इन्होंने ट्रैक्टर का डेटा रिलीज कर दिया। तो ट्रैक्टर जो है वो अगेन सबसे ज्यादा यादव कुर्मी कुशवाहा के पास निकली, विच मीन्स कि जमीन उनके पास ज्यादा है। तो इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं कि किसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। हाँ, ये तो एक्चुअली मुझे लगता है कि ये जो कास्ट सेंसस करा रहे हैं ना, कि अल्टीमेटली ये इनके खिलाफ ही जाने वाला है। Because there's हाँ, so many मतलब things. कास्ट सेंसस में हमारा ऑब्जेक्शन क्या था, क्योंकि कास्ट सेंसस हमको बिहार का एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, क्योंकि कास्ट सेंसस इन्होंने किया लेकिन उन्होंने डेटा इतना मैनिपुलेट किया। मतलब डेटा अगर प्रॉपर तरीके से आप एनालिसिस करेंगे तो यू विल सी कि टोटल आपकी जॉब्स कितनी है उस कास्ट की डिवाइडेड बाय टोटल सरकारी जॉब्स इनटू 100, ऐसे परसेंटेज निकलता है। बट इन्होंने क्या किया कि ऐसे करेंगे तो इनका तो डेटा ये तो पता चल जाएगा ये ओवर रिप्रेजेंटेड है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मतलब जो डिनोमिनेटर है वहां पे इन्होंने पॉपुलेशन परसेंटेज मतलब पॉपुलेशन नंबर्स डाल दिए। तो टोटल नौकरी बाय पॉपुलेशन का नंबर, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ये कोई मैथ ही नहीं है। आई डोंट नो क्या इन्होंने मैथ की, और उसके बाद दिखा दिया कि हमारे यहाँ तो केवल 2%, 1% लोग नौकरी कर रहे हैं। तो दैट इज नॉट हाउ इट इज कैलकुलेटेड ना। टोटल जॉब्स में आप कितने हैं उसमें देखेंगे। तो Exactly. इस तरह से जो मैनेजमेंट तो ये जब मैं ये डेटा दिखाती थी इन लोगों को, मुझे याद है जब 2 साल पहले इनका डेटा आया था, एंड आई डिड प्रॉपर कैलकुलेशन एंड आई शोड कि भैया ये तो आप लोग ओवर रिप्रेजेंटेड हो, ये 4-5 कास्ट। तो मेरे को इतनी गालियां पड़ी कि तुमको समझ में नहीं आता कैलकुलेशन। और बड़े बड़े लोग, मतलब इनके बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग आके मेरे को सिखा रहे थे कि भाई तुमको दिखा नहीं कि इन्होंने कितना मतलब इन्होंने तो पब्लिश किया हुआ रिपोर्ट, तुम गलत क्यों बोल रही हो। मैंने कहा यार तुमने 9th की मैथ्स पढ़ी है, मतलब कैसे कैलकुलेशन होता है वो भी देखना चाहिए ना, कि मतलब टोटल आपकी टास्क की नौकरी बाय टोटल नौकरी ऐसे करके परसेंटेज निकलता है। बट पीपल आर सो ब्लाइंड, दे डोंट वांट टू सी कि डेटा किस तरह से मैनिपुलेट हुआ है। तो वही हमें डर है कि अगर ये ऑल इंडिया लेवल पे ऐसा डेटा आता है तो ऑब्वियसली डेटा मैनिपुलेट भी बहुत होता है। जैसे कर्नाटका में इन्होंने निकाला था तो बहुत दिन तक तो ठंडे बस्ते में इन्होंने रखा, उसके बाद इनको पता चला कि भैया लिंगायत वोकलिगा का नंबर्स कम आ रहे हैं। तो इन्होंने फिर से अभी नया कास्ट सेंसस शुरू किया, क्योंकि इनको डेटा मैनिपुलेट करना है। तो दिस इज हाउ कास्ट सेंसस इज डन। तो मतलब उसका डर है कि आप डेटा अगर निकालोगे प्रॉपर तरीके से तब तो इसमें से जितने भी डोमिनेंट ग्रुप से सब बाहर चले जाएंगे, बट वो अगर सही डेटा है तो। दूसरा जो इसी से रिलेटेड इशू है, और वो जीसीज को और ओबीसीज को दोनों को इम्पैक्ट करता है। और सही बात तो ये है कि कुछ ही ऐसे इश्यूज हैं, कुछ ऐसे मेजर इश्यूज हैं, जैसे एक राजस्थान में एक संता आंदोलन चलता है। संता आंदोलन प्रमोशन में रिजर्वेशन के खिलाफ जो है वो बहुत दिनों से आंदोलन कर रहा है, और उसमें जो है वो ओबीसी और जीसी एक प्लेटफॉर्म पे।
अब ये एक SC/ST एक्ट है। अब ये SC/ST एक्ट मेजरली जो आंकड़े आ रहे हैं वो इम्पैक्ट करता है OBCs को। और अभी इस रिजर्वेशन के चक्कर में ये जो मामला ठंडा पड़ा हुआ था, और ये जो अभी भीम आर्मी वगैरह वाले जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा ओवर एग्रेसिव हुए, आपका ये ग्वालियर वगैरह वाला सब किस्सा हिस्सा हुआ, उसमें ना SC/ST एक्ट का भी काफ़ी कुछ एनालिसिस हुआ, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। और मुझे लगता है इस पर ज़्यादा ध्यान लोग नहीं दे रहे थे, लेकिन अब चूंकि ये सारी बातें हुई हैं तो दैट इज़ ऑल्सो कमिंग टू द फोर। तो ये SC/ST एक्ट के कौन से ऐसे मेजर क्लॉजेस हैं जिनको आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानती हैं? सबसे पहले तो इसमें ये काम ऐसे करता है क्योंकि बाकी लॉज जो है वो ऐसे काम करते हैं कि इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, बट SC/ST एक्ट जो है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट इसका मतलब फंडा है कि दे आर गिल्टी टिल प्रूवन इनोसेंट। तो ऐसे आप रख के चलते हैं। तो पहला तो एक ये है कि इसमें कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का कोई प्रोविजन नहीं है, मतलब आपके पास कंप्लेन आई, आपने सीधा उसको कंप्लेन को रजिस्टर कर दिया। सो दिस इज नॉट आप पहले तो कम से कम उस कंप्लेंट को देखेंगे, आप जांच करेंगे, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तो होनी चाहिए कि भाई कंप्लेंट सही है कि झूठी है कि क्या है। तो ये एक चीज जो है वो चैलेंज की जा सकती है मेरे हिसाब से। दूसरा जो है वो है कि बेल नॉन, मतलब इसमें बेल नहीं दी जाती है। तो नॉन बेलेबल जो है ये भी आपका है कि भाई आपने कैसे मान लिया कि उसको बेल नहीं मिलनी चाहिए, अगर इन केस इट्स नॉट समथिंग वेरी सीरियस, अनलेस इट्स अ मर्डर केस और समथिंग लाइक दैट। आई मीन देयर इज नो पॉइंट इन डिनाइंग बेल टू समबडी हु इज जस्ट अक्यूज्ड ऑफ टेकिंग अ कास्ट नेम फॉर समबडी। तो ये सब है। दूसरा एक है कि प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट। इसमें ये मान लिया गया है, इट इज अ प्रिजम्पशन कि अगर आप उस विक्टिम को जानते हैं, मतलब उसकी आइडेंटिटी जानते हैं, उसका नाम जानते हैं, तो ये मान लिया जाता है कि आपके साथ उसका जो भी झगड़ा हुआ है दैट इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दैट पर्सन। तो दिस इज ऑल्सो नॉट लाइक, इसमें आपने कैसे मान लिया कि प्रिजम्पशन कि भाई उसने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किया है या कास्ट बेस्ड उसके साथ झगड़ा किया है। तो ये है। दूसरा कि प्रूफ, इसके लिए कोई प्रूफ नहीं चाहिए क्योंकि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो जरूरत ही नहीं है, आप सीधे केस लिख लेते हो। तो ये एक और ये चीज है जिसको हम चैलेंज कर सकते हैं। And there are certain provisions in the SC/ST Act which were added later on as an amendment. तो जैसे कि किसी पॉलिटिकल, मतलब अगर आप किसी फिगर को क्रिटिसाइज करते हो तो आपके खिलाफ SC/ST एक्ट लग सकता है, बिकॉज दैट पर्सन इज बीइंग कंसिडर्ड इन हाई एस्टीम बाय पीपल फ्रॉम ST/ST कैटेगरी। तो ये एक अगेन इट फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है, बिकॉज अगर आप किसी पॉलिटिकल, आप गांधी की बुराई कर सकते हैं, आप नेहरू की बुराई कर सकते हैं, तो फिर आपको दूसरे राजनीतिक नेताओं की भी बुराई करने का हक होना चाहिए। तो इसमें आपने अगर किसी की बुराई कर दी तो आप पे SC/ST एक्ट कैसे लग सकता है। एक और है इसके अंदर वैसे ही कि भाई आपने किसी का पुतला या तस्वीर जला दी तो उस पे भी SC/ST एक्ट लग जाएगा। तो ये सारे प्रोविजंस जो है विच इज वेरी वेरी मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी टू द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, लाइक इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी की बजाय गिल्टी टिल प्रूवन इनोसेंट वाला जो कॉन्सेप्ट इसमें लगा दिया है। तो आई थिंक ये सारे जो क्लॉजेस हैं इसमें चैलेंज किए जा सकते हैं। एंड आई थिंक 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उस समय में बैन लगाया था इमीडिएट अरेस्ट पे। तो आई थिंक उस समय सुप्रीम कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन यही था कि इसका बहुत मिसयूज हो रहा है, और इसलिए इस पे इमीडिएट बैन लगाया था। और उन्होंने बोला था कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को प्रायर अप्रूवल चाहिए इफ यू आर गोइंग टू अरेस्ट सम गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो ये सारी प्रोविजंस उस समय भी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में थी, लेकिन फिर एज वी नो कि वोट बैंक के चक्कर में और जो हंगामा हुआ तो फिर नए क्लॉजेस ऐड कर दिए गए थे वहां पे। हाँ, इसमें तो ये भी है कि साहब कि अगर आप नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज करेंगे तो ये हाँ तो अगर पुलिस वाले ने केस पुलिस नहीं की भी लिखा स्थिति तो ये रहती है कि भाई सेफ खेलो, सेफ। हाँ, पुलिस भी इसमें सेफ खेलती है। तो ये तो मतलब आप एक तरह से लोगों के ऊपर वो बंदूक रखे हुए हैं कि भाई आप किसी की तरफ। आई थिंक दिस इज एन एक्ट व्हिच इज क्रिएटिंग मोर डिवीजन इन द सोसाइटी।
बिकॉज मुझे लगता है मैंने कई बार भी ऐसा देखा है कि लोग डरते हैं अब इंटरैक्ट करने से और बोलते हैं कि हम जॉब नहीं देंगे, हम उनको अपने घर पे नहीं रखेंगे, हम उनसे बात ही नहीं करेंगे। तो मतलब इतना डर गए हैं लोग, तो इससे क्या आप क्या हासिल कर रहे हो? मतलब आप सोसाइटी को 4 भागों में बांट दोगे और 2 भागों के हाथ में ऐसा एक लॉ दे दोगे जिसका इतना मिसयूज होता है, और मतलब उन्होंने बस बोल दिया कि उसने मेरे को ऐसे किया तो आप उसको सामने वाले को जेल में डाल दोगे, तो भाई बाकी लोग उससे डर जाएंगे, उसके आसपास नहीं आएंगे, तो फिर तो आप उनका भी एक तरह से कट ऑफ कर रहे हो लोगों से। So I think this law is not only being misused, but it is also like creating a division in the society. मतलब लोग उनसे बात करने में डरते हैं, तो फिर तो ये क्या ही आप एकता बन रहा है मतलब सोसाइटी में, आई डोंट नो। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। नहीं, सबका विकास नहीं हो रहा। लेकिन जो है इसके जो और जो दूसरे आते हैं, जैसे आपने कई सारे आंकड़े निकाले हैं कि ये जो इनके जो रियलिटी है इन ऑफेंसेस की, इनके कन्विक्शन की, वो क्या है? तो इसमें जो गवर्नमेंट ने अपना ही डेटा दिया है, लास्ट आई थिंक 2022 तक का मैंने डेटा देखा है, तो उसमें इनकी जो कन्विक्शन रेट है, मतलब आप सोचिए कि पहले जितने केस फाइल करते हैं उसमें से 75 to 80% ही चार्जशीट होते हैं। मीन्स बाकी जो 25% है वो आपके चार्जशीट ही नहीं होते, मतलब कंप्लेन के बाद वो ऐसे ही पता चल जाता है ये झूठ है। उसके बाद ये जाते हैं कोर्ट, कोर्ट में जाने के बाद इनकी कन्विक्शन रेट जो है दैट इज 5 to 8%। नाउ यू कैन इमेजिन कि 5 to 8% कन्विक्शन रेट मीन्स कि आपका 95 to 92% केसेस जो है वो कोर्ट में खारिज हो जाते हैं कि इट इज झूठ है ये सारा कुछ। ये तो एनसीआरबी का डेटा है? ये डेटा पार्लियामेंट में पेश किया था गवर्नमेंट ने ही। तो उसमें SC/ST एक्ट के जो, फॉर एग्जांपल मैं 2022 का ही डेटा बताती हूँ, उसमें 10,000 केसेस थे 2022 में विच वे फाइल्ड अंडर SC/ST एक्ट। अराउंड 8,000 वेर चार्ज शीटेड and 981 were finally they were convicted. So out of 10,000, 981 only were convicted, means it is only almost like 9% only were convicted. 91% जो है इनके झूठे निकले थे। तो not 940, I think it was 891 केसेस इनके हुए थे। तो दिस इज वेरी मतलब इतना कम कन्विक्शन रेट, मतलब 90% से ऊपर अगर ये झूठ निकल रहे हैं। दिस वाज द सेम रेंज व्हिच वाज सीन बिफोर, आई थिंक उन्होंने 5 साल का डेटा दिया था, 2022 तक का लास्ट था। तो ये रेट्स हैं उनकी कन्विक्शन रेट्स। तो इफ 90 to 92% आर बीइंग फेक, तो आप यू कैन इमेजिन कि हाउ बैड द सिचुएशन इज एंड हाउ मिसयूज दिस लॉ इज। एंड ऑब्वियसली इफ यू आर दिस इज द ओनली लॉ वेयर यू गिव मनी। इसका मतलब तो इसके लिए एक और रिफॉर्म आवश्यक है कि ये सारे केसेस जो हैं वो नितिन मेश्राम और दिलीप मंडल के सामने ही जाने चाहिए। They should be appointed as special judges for these cases. तो Only then convictions will improve. और कैसे convictions improve होंगे? तो ये एक्चुअली नितिन मेश्राम ने तो एक क्लेम किया है ना कि बिकॉज ही वाज इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग द SC/ST एक्ट मोर स्ट्रिंजेंट, तो ऑब्वियसली ही हैज अ रोल टू प्ले इन दैट। एंड मंडल जी तो खैर पता ही है कि वो क्या कर रहे हैं पीछे से, तो इनको जज बना वो बात अलग है कि SC/ST एक्ट मंडल जी के खिलाफ भी लग सकता है। बिल्कुल लग सकता है। लगना चाहिए, तभी उनको समझ आएगा आई थिंक। वैसे भी डेटा तो दिखाता है 81% तो ओबीसी के खिलाफ ही लगते हैं। तो आई डोंट नो कि ओबीसी के लोग क्यों नहीं इस पे बात करते हैं इतना ज्यादा, उनको बात करनी चाहिए क्योंकि ये सबसे आप ज्यादा 81% वाली बात करी है, ये शायद ये एमपी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का सर्वे है। हाँ जी हाँ, ये मध्य प्रदेश का ही हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सर्वे किया था और उन्होंने दिखाया था कि 81% ऑफ SC/ST एक्ट जो है वो ओबीसी कैटेगरी के लोगों पे लगते हैं, 5% माइनॉरिटी पे एंड 14% जनरल कैटेगरी पे। तो ये इन्होंने डेटा पेश किया था एंड दिस इज एन ऑफिशियल डेटा फ्रॉम MP, बट इफ यू सी द सेम काइंड ऑफ the information which is coming from other states, like for example तमिलनाडु में भी 97% जो लोग हैं वहां पे वो SC/ST OBC हैं, बट तमिलनाडु इज स्टिल वेरी हाई इन एट्रोसिटी अगेंस्ट SC/ST, मतलब जो डेटा है तो उसमें आप देखेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट क्या मतलब सारे के सारे केसेस जो हैं वहां पे सब में OBC ही आपके अक्यूज निकलते हैं।
तो अगेन इफ एनी अदर स्टेट्स व्हेन वी स्टार्ट लुकिंग इनटू द एक्यूज्ड आइडेंटिटी, तो उसमें से 90% केसेस में तो हमको ओबीसी के ही लोग निकलते हैं। तो बट क्या है कि मीडिया में ना उनको प्रोजेक्ट किया जाता है एज एन अपर कास्ट। नोबडी टॉक्स अबाउट द एक्यूज्ड का रियल आइडेंटिटी, उनके नाम का या उनकी कास्ट कैटेगरी की कोई बात नहीं करता है। तो एक जनरल अजम्पशन है या जनरल एक नैरेटिव बना दिया गया है कि कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का केस आता है सीधे लिख देते हैं अपर कास्ट हैज डन समथिंग लाइक दिस। बट हम जब उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और हम उसमें जब अक्यूज की आइडेंटिटी निकालते हैं तो वो सब उसमें से आते हैं, ऑलमोस्ट सब ओबीसी से ही निकलते हैं। तो हम पिछले तो 4 साल से यही लिख लिख के परेशान हो गए हैं कि भैया यहाँ पे अक्यूज ओबीसी है, तुम लोग फालतू में ये लिख रहे हो और हम पे उसका इल्जाम डाल रहे हो और हम उसका भुगतान भर रहे हैं ये बोल के कि भैया और रिजर्वेशन दो क्योंकि देखो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तुम करते हो। तो करे कोई और भरे कोई और वाला बात हो रहा है अभी तो। नहीं तो पहले तो मैंने देखा था, अभी आज तक मुझे ओबीसी ग्रुप्स ज्यादातर साइलेंट दिख रहे हैं और कुछ तो वोकल हैं अगेंस्ट एससी एसटी एक्ट, और कुछ तो मैं देख रहा हूँ कि वो यूजीसी का जो रेगुलेशन है उसके अगेंस्ट भी एक्टिव है, तो उसके अगेंस्ट भी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। तो इसके विरोध में कोई साझा प्रयास हो रहा है क्या? साझा प्रयास इन द सेंस कि हमने तो जैसे आपने ही जो फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, मतलब यूजीसी को स्टे लगाने के लिए, बट ग्राउंड पे डेफिनेटली कुछ हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमने तो कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन सहा ही नहीं, तो हमको क्यों तुमने एज अ विक्टिम डाला हुआ है। तो ये आई तो है बहुत सारी ऐसी खबरें, बट एज सच जो इनके ओबीसी के जो दिग्गज हैं, जो सोशल जस्टिस वॉरियर्स हैं, उन्होंने एज सच कभी भी यूजीसी एक्ट के खिलाफ बोला नहीं है। जो अगर आप देखेंगे भले ही ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स हों या फिर राजद के या फिर सपा के या फिर जो भी हैं, तो ये लोग तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जबकि डेटा दिखा रहा है कि सबसे ज्यादा दलित अत्याचार बिहार में जो है वो यादव कास्ट पे लगता है। बट वो यादव मैडम हैं, कंचना मैडम, वो कह रही हैं कि भैया हम पे तो इतना अत्याचार हो गया तो लोग बच्चों को फंसाया जाना चाहिए। तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं ये लोग। तो उनका तो हमें आभारी होना चाहिए। वो उनका स्टेटमेंट जो है उसने तो काफी हेल्प किया लोगों को। हाँ, नहीं मैंने उनको बोला कि आप 3-4 स्टेटमेंट्स और दे दो, हम पूरा का पूरा यूजीसी का कैंसिल करवाएंगे। क्योंकि ये लोग ऐसे बोलते हैं, मतलब यू कैन सी द अमाउंट ऑफ हेट इन देम। मतलब किस बात का इतना हेट्रेड है, हमने क्या कर दिया तुम्हारे साथ। हम तो खुद अपना नाम छुपाते हुए बिहार में चल रहे हैं। हम अपना नाम नहीं लगाते अपने, मेरे घर में किसी भी मेल मेंबर के नाम में सरनेम नहीं है, दे आर यूजिंग कुमार्स। तो मुझे कभी समझ नहीं आया था आज तक कि क्यों कुमार लगाते हैं, बट अब मुझे समझ आ रहा है कि वो लोग कुमार क्यों लगाते हैं या 2 नाम क्यों लगाते हैं। तो हमको एक तरह से मतलब डरा के रखा गया और आप आज विक्टिम प्ले कर रहे हो और हमें ही ब्लेम कर रहे हो, जबकि खुद वहां के दलित वॉरियर्स जो भी हैं, सोशल जस्टिस पीपल बोल रहे हैं कि भैया सारे जो अत्याचार हो रहे हैं दलितों पे वो सारे डोमिनेंट कास्ट कर रहे हैं इनके, जो भी ओबीसी में बैठे हुए हैं। तो बट हमको बना दिया जाता है विलन उसमें। तो आई थिंक ये नैरेटिव का खेल है पूरा और कुछ नहीं है। ओरिजिनल तो जो इस नैरेटिव की जन्मदात्री तो बिहार ही है। भूरा बाल साफ करो तो वहीं से शुरू हुआ था। बिल्कुल वही, मतलब आप सोचिए कि ये सारे नारे जो लगते हैं वो जनरल कैटेगरी के लोगों पे के खिलाफ लगते हैं, मतलब उनके जो कास्ट है उनके खिलाफ लगते हैं। बुरा बाल साफ करो, तिलक तराजू और तलवार, उनको मारो जूते 4, फिर ठाकुर बनिया ये बामन छोर, बाकी सब है DS4। तो और फिर बाकी तो आप यूनिवर्सिटीज में देख ही रहे हो, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, ये सब लगता रहता है। बट आपने कभी भी किसी दलित या आदिवासी के खिलाफ इस टाइप के नारे नहीं सुने होंगे या उनके कास्ट के खिलाफ। तो प्रोटेक्शन की जरूरत किसको है एक्चुअली देखा जाए तो, हमें जरूरत है उसकी। तो इतने सारे मतलब कास्ट बेसिस पे गालियां मिलती हैं हमको, बट उसको हम कहाँ कंप्लेंट करें, हम कहाँ जाएं। अभी तो एक आई थिंक कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे कि आई थिंक इलाहाबाद का एक लड़का बोल रहा था कि मैं हॉस्टल में था, अम्बेडकर हॉस्टल में, और मुझे रात को 3 बजे या 4 बजे हमको, मेरे साथ आई थिंक 3-4 और लोग थे, हमको हॉस्टल से कास्ट बेस्ड गालियां देके बाहर कर दिया गया। तो मतलब ये जो उसके साथ हुआ है, ये कंप्लेंट लेके वो कहाँ जाएगा।
तो ये मतलब वही है कि आज तो भी होता रहता है और उपमुख्यमंत्री कोई बिहार देखने के वाला विजय नहीं है। सिन्हा जी बोल रहे थे असेंबली में। आज उनका असेंबली में स्टेटमेंट है कि मैं भूमिहार जात से हूँ, मुझे भी हॉस्टल मेरा छोड़ना पड़ गया था। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक बिहार में जो है अभी भी पीपल आर लिटिल, जो मतलब जो सो कॉल्ड जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो लोग अभी भी अपनी जमीन वगैरह बेच बेच के बाहर ही निकलते हैं, क्योंकि उनको वहां पे अपना कोई फ्यूचर दिखता नहीं है। तो हम तो बहुत सालों से बाहर हैं और हमारे सारे घर के लोगों में किसी में भी, जैसे मैंने बताया, नाम नहीं लगाते सरनेम। तो आप खुद सोच सकते हैं कि असली जो शोषण हुआ है वो किसका हुआ है और कौन अपना नाम छुपा के जा रहा है। तो क्या हमारे साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ? फिर हमको हमारे लिए लॉ क्यों नहीं है? हमको भी एक लॉ मिलना चाहिए। जब सब आप आंध्र प्रदेश में बीसी एट्रोसिटी एक्ट लेके आ रहे हो, तो अब बीसी एट्रोसिटी एक्ट मतलब बीसी बैकवर्ड कास्ट, मतलब उनका कौन कर रहा है शोषण? वो लोग तो खुद ही इतने बड़े वहां पे सबसे ज्यादा जमीन और सबसे ज्यादा पैसा लेके बैठे हुए हैं, उनका कौन शोषण कर रहा है? तो वो किस पे लगाएंगे वो एक्ट? तो आई डोंट नो, मतलब एक जीसी एट्रोसिटी कर्नाटका एक्ट भी में आ रहा था बनाना वो, तो चाहिए। कर्नाटका वाला तो रिजर्व हो गया प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। हाँ, वो तो रोहित वेमुला वाला एक्ट था जो इन्होंने मतलब एक तो केस ही फर्जी था, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि जब केस ही प्रूफ हो गया कि वो केस में कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था ही नहीं, तो उस नाम पे लेके आप एक्ट ला ही कैसे सकते हो? उसकी तो ऑफिशियल रिपोर्ट है। वो ये दिखाने के लिए लाते हैं कि साहब के आप भले इसको फर्जी प्रूव कर दो, लेकिन नैरेटिव तो वही चलेगा जो हम चलाएंगे। तो यदि हमने रोहित वेमुला को पीड़ित बता दिया है, विक्टिम बता दिया है, तो वो विक्टिम है, और यदि हमने उसको एससी बता दिया है तो वो एससी है। ये एक जिसको बोलते हैं ना गर्भोक्ति, ये गर्भोक्ति है। तो यूजीसी का भी जो पीआईएल फाइल हुआ था, इन्हीं दोनों केसेस पे फाइल हुआ था, पायल तडवी और रोहित वेमुला, लेकिन ये दोनों केसेस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और ये प्रूफ हो गया। तब भी आपने मतलब चैलेंज, मतलब उसको कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए था, ये पीआईएल ही फर्जी है फिर तो। और डेटा भी जो इन्होंने दिया है, मतलब आई डोंट नो, डिस्क्रिमिनेशन का जो डेटा दिया है सुसाइड का, उसमें आधे लोग जो है वो जनरल कैटेगरी वाले सुसाइड करते हैं, आधे ड्रॉप आउट्स जो है वो जनरल कैटेगरी वाले करते हैं। तो ये जनरल कैटेगरी का डेटा छुपा देते हैं और केवल मतलब रिजर्व कैटेगरी का डेटा देते कि देखो कितना मतलब हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। जबकि अगर आप जनरल टोटल आप ड्रॉप आउट्स दिखाएंगे, तो जैसे 13,000 जो है वो SC ST OBC के हैं, तो 12,000 जो है वो जनरल कैटेगरी के थे ड्रॉप आउट्स, बट इन्होंने वो डेटा बिल्कुल छुपा दिया। सुसाइड्स में 54 जनरल कैटेगरी के थे, 68 SC ST OBC के थे। तो ये 68 बताते हैं, 54 छुपा देते हैं। तो ऐसे ही चल रहा है बस नैरेटिव। तो ये डेटा तो खैर गवर्नमेंट के पास है, उनको देना चाहिए था कोर्ट में कि भैया ये सारा नैरेटिव फर्जी है। तो आई डोंट नो क्यों नहीं दिया। काउंटर तो करना वो चाहिए तो था। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो इंदिरा मैडम जो कहेंगी वो हम मान लेंगे। उन्होंने तुरंत मान लिया, जो भी इंदिरा मैडम ने कहा वो सारा का सारा इनकॉर्पोरेट कर दिया। और बताते हैं ना कि 2025 में जो इन्होंने बनाया था गाइडलाइंस, वो बैलेंस्ड थी और उसमें इस उसके तरह की अंदर बेवकूफियां ओबीसी नहीं नहीं थी। था, ये मैंने देखा, उसके अंदर ओबीसी नहीं था। बट उसके बाद जो इनकी एक ओबीसी महासभा है, AI OBC सम स्टूडेंट एसोसिएशन, उन्होंने, फिर स्टालिन जी ने, इन सब ने जाके संसद में भाषण भी दिया, फिर हंगामा भी किया कि भाई ओबीसी को शामिल करो, और फिर ओबीसी को शामिल कर लिया इसके अंदर। फिर एक फेक केसेस के लिए भी एक क्लॉज डाला हुआ था, वो भी हटा दिया पार्लियामेंट्री कमेटी ने कि भैया फेक केसेस डाल दोगे आप इसके अंदर तो लोग डरेंगे मतलब करने से, क्योंकि वो प्रूफ नहीं कर पाए तो क्या होगा। तो ये वाला लॉजिक देके उन्होंने वो भी हटवा दिया। तो कौन रह गया बाहर? जनरल कैटेगरी वाले लोग। मतलब बेसिकली ये बता दिया गया कि भाई जनरल कैटेगरी वाले लोग ही हैं जो शोषण करते हैं सबका। बेचारे 15 बोलते हैं, आप 15% हो, फिर वो कहते हैं 15% ही बैठ के 85% का शोषण कर रहे हैं। तो मुझे तो ये लॉजिक आज तक ही समझ नहीं आया कि 85% बैठ के शोषण कैसे करवा रहा है। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया ना कि राहुल गांधी कॉल्स मेरिट अ फ्लॉड अपर कास्ट आइडिया। क्योंकि उनके पास खुद ही नहीं है। So इसलिए ये तो सब कह रहे हैं उसको, एवरीबॉडी इज कमेंटिंग कि तुम्हारे So पास anybody मेरिट होती तो who तुम ऐसे hates कैसे लिखो। merit is somebody who doesn't have merit. सिंपल चीज है, जो आपके पास नहीं होती आप वही हेट करते हो। तो जो भी आके बोलता है मेरिट माई फुट, तो मैं बोलती हूँ आपके पास है ही नहीं, इसलिए यू आर सेइंग मेरिट माई फुट। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंत्री हैं संजय निषाद, उनके ऊपर असेंबली में ही धमकी दे दी गई कि साहब आपके ऊपर हम SC ST का मुकदमा करा देंगे, जो कि नहीं, अब विधानसभा का स्टेटमेंट जो है
वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, उसके ऊपर भी धमकी दे दी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना मिसयूज, मतलब एक नेता होके यहाँ पे इतना मतलब सरेआम उसका मिसयूज हो रहा है। एक तो अभी कुछ मध्य प्रदेश में ही केस था जहाँ पे सड़क पे उन्होंने गाड़ी लगा दी थी, और वो जज साहब आए बाहर तो उन्होंने कहा कि सड़क पे क्यों गाड़ी लगाई है, इसको हटा दो। तो वो नेता साहब जो है वो मतलब बोलने लग गए कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे, मैं SC ST एक्ट लगा दूंगा तुम पे। तो अब सोचिए कि इतने बड़े बड़े लोग भी मतलब इसका मिसयूज ऐसे ही मतलब खुलेआम धमकी के रूप में चलता है। ये तो है। तो क्या बोलते हैं वो, सारे मर्दों की एक ही दवा है ये। इसका जो इंटेंशन था शुरू में, मुझे ध्यान है कि पहले SC ST एक्ट जो था, इट यूज्ड टू बी कॉल्ड सिविल राइट्स एक्ट। हाँ, पीसीआर नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था, पहले अनटचेबिलिटी एक्ट था, फिर उसको बदल के इन्होंने PCRA किया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। लेकिन SC ST एक्ट जो है वो इससे अलग है, मतलब इनको उसको अमेंड नहीं किया इन्होंने नया एक बनाया 1989 में, और फिर 1990 में नोटिफाई किया इसको, और फिर उसके बाद 2014, 2015, 2018 ऐसे अमेंडमेंट करते आ रहे हैं, और उसको और ज्यादा से ज्यादा ड्रैकोनियन बनाते जा रहे हैं उसको। और पैसे जो बढ़ा दिए इन्होंने, तो पैसे जो बढ़ा दिए तो अब हाँ, तो वो ये जो दैट मतलब इज सबसे वो इंसेंटिवाइज जो किया है कि भाई तुम FIR करते ही तुमको फटाफट 25% तो तुरंत ही मिल जाएगा। हाँ, तो ये जो पैसे जो इन्होंने बढ़ाए ना, तो वो दैट वाज द ट्रिगरिंग पॉइंट। उसके बाद तो जो फेक केसेस बढ़े हैं, मतलब अगर आप केवल FIR लगाने पे आपको 25% मिल जाती है विदाउट प्रूफ, एंड चार्जशीट जब कोर्ट पहुंचती है तो 50% और, मतलब कि आपको 75% मनी बिना कोर्ट में केस प्रूफ किए मिल रही है। और वापस भी कोई लेता है कि नहीं, इसका कोई वो नहीं है, मतलब अगर आप केस जितने भी ये जो 92% फेक केसेस प्रूव हुए हैं, तो इनमें 92% लोगों से क्या पैसा वापस लिया गया? नहीं, सबके सब ऐसे ही बैठे हुए पैसे लेके। तो आप सोच सकते हैं कि बिजनेस मॉडल एक तरह से बन गया। यहाँ तो पूरे गैंग चल रहे हैं, जो वकील लोग जो है वो मिलके लोगों के साथ लोगों पे फर्जी केस लगाते हैं और उसमें कुछ अपना हिस्सा लेते हैं। जैसे एक लेडी है, उसने तो ऑलमोस्ट 46 लाख कमाए केवल फेक केसेस कर करके। कहीं पे चार मतलब एक ही फैमिली है, वो लगाई जा रही है केस, कभी इस पे कभी उस पे। तो मतलब ये अच्छा बिजनेस मॉडल इनका बन गया है, लाखों रुपए कमा लेते हैं ये लोग बिना किसी प्रूफ के, बस किसी के खिलाफ जाके कंप्लेन कर दो और पैसे ले लो। तो वही चल रहा है बस। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, नेहा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।